ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जो हर बार का बच्चा फेस जरूर करता है, लेकिन उसको ये रियलाइज बोर्ड एग्जाम पे या बोर्ड एग्जाम के बाद में होता है। ये वीडियो आप सभी के लिए एक वार्निंग की तरह है। और क्या हमारे पास 8 महीने रियलिटी में बाकी भी है कि नहीं? तो हम देखें तो एग्जैक्ट 8 महीने तो बन रहे हैं, लेकिन ये 8 महीने वाला चीज जो है वो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बाकी है। ठीक है, अगस्त के एंड में, अक्टूबर में आपका खींचना ही नहीं चाहिए सिलेबस। टेस्ट देने जाना जरूरी है, वो आपको आपकी रियलिटी बताएगी, और आपको रियलिटी पता होगी तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। तो मैं रबर पे इधर उधर ट्राई कर रहा हूं, यूनिफॉर्म वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है, तो इस तरह से प्रैक्टिकल खराब हो जाता है बेटा। इस वीडियो में मैं आप सभी को एक ऐसी रियलिटी बताने वाला हूं जो हर 12वीं का बच्चा फेस जरूर करता है, लेकिन उसको ये रियलाइज बोर्ड एग्जाम पे या बोर्ड एग्जाम के बाद में होता है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए एक वार्निंग की तरह है, जिसको आपको समझना है और इस हिसाब से अपनी पूरी प्लानिंग करनी है। वैसे आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को अगले जो आपके पास एग्जैक्टली 8 महीने बाकी है ना, उसमें क्या करना है, और क्या हमारे पास 8 महीने रियलिटी में बाकी भी है कि नहीं, उसको भी हम देखेंगे। क्योंकि दिन गिनोगे तो 15 फरवरी तक में एग्जैक्ट 8 महीने हो रहे हैं, लेकिन रियलिटी उससे अलग है। तो मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपके पास एग्जैक्टली कितना समय है, आपके पास कौन से महीने में क्या करने का समय रहेगा, आप कब पढ़ पाओगे कब नहीं पढ़ पाओगे, आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है, कब आपको टेस्ट देनी है, कब आपको मॉक टेस्ट देनी है, कब आपको प्रीलियम्स होगी, कब आपको प्रैक्टिकल की जर्नल लिखनी है, उसके साथ कुछ बोनस टिप्स भी दूंगा। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ध्यान से समझते इस चीज को। अभी आपको गिनोगे ना तो आपको दिखेगा कि सर हमारे पास तो 8 महीने हैं। 15 जून से लेके अगर 15 फरवरी माने, 15 फरवरी के बाद यूजुअली बोर्ड एग्जाम होती है, तो 15 फरवरी के आसपास आपकी इंग्लिश की एग्जाम होगी सबसे पहली। तो हम देखें तो एग्जैक्ट 8 महीने तो बन रहे हैं, लेकिन ये 8 महीने वाला चीज जो है वो कंप्लीटली गलत है, क्योंकि आपके पास सिर्फ और सिर्फ 6 महीने बाकी है। 6 महीने क्यों बाकी है वो मैं आपको बताता हूं। 15 जून से 15 फरवरी 8 महीने होते गिनोगे तो 8 महीने होंगे, लेकिन आपको अपने प्रैक्टिकल्स के, कॉलेज की प्रीलियम्स के, कॉलेज की प्रैक्टिकल एग्जाम के जो टाइम है उसको निकाल लेना पड़ेगा बेटा। आप कुछ तो आपने समझो, आपने डमी कॉलेज लिए या इंटीग्रेटेड कोर्स लिया है, कॉलेज नहीं जा रहे, अटेंडेंस नहीं दे रहे, वो सब अलग बात है, लेकिन आपको प्रैक्टिकल्स की तो अटेंडेंस देनी पड़ेगी ना, प्रैक्टिकल्स तो सीखने पड़ेंगे। उन प्रैक्टिकल्स के दिन को निकाल लो। फिर कॉलेज में प्रीलियम्स होगी आपकी जनवरी के आसपास में, दिसंबर एंड में या जनवरी में कॉलेज अपनी प्रीलियम्स ले लेता है, तो ये जो प्री बोर्ड्स होगी, प्रीलियम्स होगी, उसमें आपका समय जाएगा। फिर प्रैक्टिकल एग्जाम होगी आपकी, तो प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको आपकी जर्नल कंप्लीट करनी होगी, प्रैक्टिकल्स परफॉर्म करने होंगे, उसको समझना होगा कैसे करना है, बहुत सारी चीज होगी यार, वाइवा के लिए प्रिपेयर करना होगा। तो आप अल्टीमेटली इन तीनों चीजों की वजह से 2 महीने अपनी प्रिपरेशन से निकाल दीजिए। तो हमारे पास 8 की जगह सिर्फ 6 महीने ऐसे बचेंगे जो हम यूज कर पाएंगे, और 8 महीने का ये जो क्लेम है वो कंप्लीटली गलत है। अगर कोई आपको 8 महीने की स्ट्रेटेजी बता रहा है ना बेटा, वो गलत है। मैंने भी 12वीं दी है, महाराष्ट्र बोर्ड से ही 12वीं दी है, मुझे पता है कि जनवरी में और दिसंबर में हमारी कुछ भी पढ़ाई नहीं होगी। लिटरली मैं कह रहा हूं, एक्चुअली मुझे ऐसा बोल देना चाहिए, दिवाली के बाद में मेजॉरिटी बच्चे सोचते हैं दिवाली के बाद में बोर्ड एग्जाम का पढ़ना शुरू करेंगे, बोर्ड एग्जाम तो हमारी फरवरी में है, हो जाएगा दिवाली के बाद में। बेटा ये 10वीं नहीं है, ये 12वीं है। दिवाली के बाद में आप चाहोगे भी ना तो भी नहीं पढ़ पाओगे। कॉलेज की प्रीलियम, क्लासेस की प्रीलियम, आपको हर जगह से जर्नल लिखना है, ये करना है, आपको दिमाग खराब हो जाएगा आपका। आप सही में प्रिपरेशन नहीं कर पाओगे दिवाली के बाद में, कितना भी आप सीरियस हो जाओ, फिर आपके पास समय ही नहीं बचेगा, आप कहां से पढ़ोगे। तो मैं आपको अभी ही बता देता हूं कि आपको कब क्या क्या करना चाहिए, ताकि आप समय के साथ चले। ऐसा ना हो कि समय आपको पीछे देखे, फिर अरे तेरा तो रह गया। हमें वो नहीं करना है, हमें वो गलती नहीं करनी है जो मेजॉरिटी स्टूडेंट्स के साथ होने वाली है। इसीलिए आपको इस रियलिटी के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। सबसे पहले आपका सिलेबस कब तक कंप्लीट हो जाना चाहिए सीख के, आपके कोचिंग में, या आप खुद पढ़ रहे हो या ऑनलाइन बैचेस से पढ़ रहे हो, आपका सिलेबस सीख के कंप्लीट हो जाना चाहिए बाय दी अगस्त एंड। ठीक है, अगस्त के एंड में, अक्टूबर में आपका खींचना ही नहीं चाहिए सिलेबस।
आपका कोई भी चैप्टर बाकी है, पहले का बैकलॉग है, सब अभी से प्लानिंग करके कंप्लीट करो। बैकलॉग कैसे कवर किया जाता है उसके ऊपर भी मैंने एक वीडियो डाला है, मैं सिर्फ उसको एक सेकंड में एक दो लाइन में बता देता हूं कि बैकलॉग को रोज डेडिकेटेड कुछ एक दो घंटे देके कंप्लीट करो, रोज थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करो। ये मत सोचो कि मैं अगला हफ्ता ना कुछ नहीं जाऊंगा, कहीं कोचिंग नहीं जाऊंगा, कोई टेस्ट नहीं दूंगा, कुछ नहीं करूंगा, बैकलॉग कंप्लीट करूंगा फिर आगे बढ़ूंगा। ऐसे बैकलॉग नहीं खत्म होता। आप बैकलॉग को खत्म करने के लिए प्रेजेंट को भी बैकलॉग में डाल रहे हो। बैकलॉग कभी बढ़ा के खत्म नहीं हो पाएगा बेटा। अगर आज आप ब्रेक लोगे कुछ बैकलॉग को कवर करने के लिए, तो आज का जो पढ़ाई है ना वो आपका बैकलॉग में ऐड हो गया, आपको पता भी नहीं चला। तो प्लीज आपकी रेगुलर पढ़ाई को चालू रखो, रोज की जो स्टडीज है, होमवर्क है, उसको चालू रखो, उसमें एडिशनल एक दो घंटे कहीं निकालो, वहां पे बैकलॉग कंप्लीट करो, रोज थोड़ा थोड़ा कंप्लीट करो। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। फिर सिलेबस कंप्लीशन के बाद में आपको देखो बहुत सारे प्लेटफॉर्म पे, वेदांतु पे या आपको ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिल जाएगी, चैप्टर वाइज टेस्ट मिल जाएगी, कई सारी बुक्स में भी आपको मिल जाएगी। तो चैप्टर वाइज टेस्ट देना शुरू कर दो। अक्टूबर पूरा महीना आपका चैप्टर वाइज टेस्ट में निकलना चाहिए। हर चैप्टर के आपने टेस्ट दी हुई होनी चाहिए। ठीक है, आपको ना रिवीजन के लिए एक हफ्ता चाहिए, मैं एक हफ्ता पूरा रिवाइज करूंगा, फिर पढ़ूंगा, फिर एग्जाम दूंगा, फिर टेस्ट दूंगा, ये नहीं। बच्चे टेस्ट के मार्क्स से डर जाते हैं क्योंकि वो रियलिटी होती है भाई। आपकी रियलिटी है, आपके जो टेस्ट में मार्क्स आ रहे वो, इसीलिए आप कोचिंग की टेस्ट देने जाने से अटकते हो। आप कॉलेज की टेस्ट तो आपको कंपलसरी देनी पड़ती है, लेकिन आप जहां पे अवॉइड कर सकते हो वहां टेस्ट अवॉइड करना शुरू कर देते हो। ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप टेस्ट दोगे ही नहीं तो आपको आपकी रियलिटी पता ही नहीं चलेगी। भले आपकी प्रिपरेशन नहीं हुई है, भले आपने कुछ नहीं पढ़ा है, भले आप एक दिन पहले बीमार थे, लेकिन टेस्ट देने जाना जरूरी है। वो आपको आपकी रियलिटी बताएगी, और आपको रियलिटी पता होगी तभी आप अच्छे से पढ़ाई कर पाओगे। ठीक है, तो प्लीज आप टेस्ट अपनी कोचिंग की जो चल रही है, कॉलेज की जो छोटी मोटी टेस्ट होती रहती है, सारी टेस्ट ऐसे दो कि वो बोर्ड एग्जाम है। अगर आपने हर टेस्ट को सीरियसनेस के साथ दिया कि वो बोर्ड एग्जाम दे रहे हो, तो आपको बोर्ड एग्जाम में टेंशन नहीं आएगा, स्ट्रेस नहीं आएगा। ठीक है, तो आप उसके एडिशनल पूरा जो महीना है अक्टूबर का, उसमें हर चैप्टर की टेस्ट दीजिए रोज। आप रोज एटलीस्ट एक चैप्टर की टेस्ट दीजिए। किसी दिन अगर कोई सब्जेक्ट का, फिजिक्स का इजी चैप्टर है, तो आप उस दिन केमिस्ट्री का भी चैप्टर ऐड कर दीजिए। ऐसे कर करके कॉम्बिनेशन बनाइए। पूरा महीना ये जो अक्टूबर का है 30-31 दिन, पूरा टेस्ट चैप्टर वाइज टेस्ट देने में निकालिए। ठीक है, उसमें आपको ध्यान रखना है हर चैप्टर में आपको कितने मार्क्स आए वो आपको नोट करते रहना है। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है कि इस चैप्टर में मेरे इतने मार्क्स आए, इस चैप्टर में मेरे इतने मार्क्स आए। आपको कौन सा चैप्टर स्ट्रांग है, आपका कौन सा चैप्टर वीक है, आपको इस टेस्ट सीरीज देने के बाद पता चलेगा। आपको रिवीजन ही टेस्ट के थ्रू करना है। रिवाइज किया, टेस्ट देने के लिए रिवाइज किया, टेस्ट के प्रेशर से आप रिवाइज और स्ट्रांगली करोगे और अच्छे से पढ़ोगे। ऐसे ही कैजुअली तो मेरा भाई 2 मिनट में कोई चैप्टर हो जाएगा, लेकिन जब टेस्ट देने की बारी आएगी ना, तो मुझे 2 दिन भी कम पड़ते टेस्ट देने के लिए, रिवीजन के लिए। समझ गए? तो चैप्टर वाइज टेस्ट दीजिए, रिवाइज अच्छे से करिए। मॉक टेस्ट जो है आपको नवंबर और दिसंबर में आपके कोचिंग वाले भी आपकी मॉक टेस्ट लेंगे, प्रीलिम्स लेंगे, कॉलेज भी एक दो ले लेता है। कोई कोई कॉलेज में 2 मॉक टेस्ट होती है, तो एक उन लोग दिसंबर के स्टार्ट में ऐसा कुछ ले सकते हैं और एक जनवरी में लेते हैं। तो आप मॉक टेस्ट दे, अगर आपने यहाँ चैप्टर वाइज टेस्ट अच्छे से दिए तो आप मॉक टेस्ट में और अच्छा परफॉर्म कर पाओगे। ठीक है, प्री बोर्ड्स में या प्रीलिम्स में अच्छा परफॉर्म कर पाओगे, क्योंकि चैप्टर वाइज टेस्ट देने से आपको पता है कि कौन से चैप्टर में आप स्ट्रांग हो, कौन से चैप्टर में आप वीक हो। उस हिसाब से आप मॉक टेस्ट में कैसा प्रिपेयर करना है उसकी आप प्रिपरेशन की स्ट्रेटेजी बना सकते हैं। तो ये आपको हेल्प करेगा। तो प्लीज रिवीजन अलग से नहीं होता, रिवाइज टेस्ट के साथ होता है। टेस्ट देने के लिए रिवाइज करो। समझ में आ गया? कॉलेज की प्रैक्टिकल्स और प्रीलिम्स आपको जनवरी पूरा बिजी रखेगी। एक्चुअली मुझे बोलना चाहिए 15 दिसंबर के बाद आप भूल जाओ कि आपके पास कोई समय है, क्योंकि वो पूरा का पूरा समय कॉलेज ले लेगा आपसे। ठीक है, कॉलेज आपसे पूरा दिसंबर का आधा महीना और जनवरी का पूरा महीना कॉलेज आपसे उठा लेगा भाई। वो आपसे ये करवाएगा, जर्नल लिखवाएगा, वाइवा दिलवाएगा, कुछ भी टाइम पास करेंगे, कॉलेज में बुलाएंगे, पूरा दिन चला जाता है। प्लीज ये महीना अपनी प्रिपरेशन से निकाल दो। इसमें आप जो पढ़ पाए वो आपका बोनस है, इस पे आप डिपेंडेंट मत रहना बेटा। ठीक है, फिर तो फरवरी में आपको पता है बोर्ड एग्जाम्स है, बोर्ड एग्जाम के महीने की क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए उसके लिए मैं क्या आपको बताऊं, है ना? उस वक्त में आपको पता चल ही जाएगा अपने आप, अपनी रियलिटी के हिसाब से, और मैं आपको गाइड भी करता रहूंगा, टेंशन नहीं है।
आपको कुछ बोनस टिप्स हैं जो सीईटी देने वाले हैं ना बच्चे, उनके लिए भी मैं बताऊंगा थोड़ी देर बाद में क्या करना है। लेकिन बोनस टिप्स क्या है, आपको जब भी कोई बोर हो, जिस दिन आपको पता ही नहीं चल रहा है अरे यार क्या पढ़ो कुछ नहीं, तो जर्नल लिखने बैठ जाओ। आपकी जर्नल कंप्लीट करना शुरू करो भाई। जो जो प्रैक्टिकल्स हो चुके हैं, जर्नल सोचोगे लास्ट दिन पे लिखेंगे, नहीं, लिखना शुरू करो। फिर 2-2 रात जागना पड़ता है जर्नल लिखने के लिए, जर्नल के मार्क्स कट जाते। मैं आपको दिखाता हूं जर्नल के मार्क्स है बेटा। अब देखो, सर्टिफाइड जर्नल के 5 मार्क्स है। टीचर सर्टिफाइड जर्नल आपको देगा तभी 5 मार्क्स मिलेंगे। जर्नल में आपने आधा अधूरा लिखा है, टीचर 5 से 3 कर देगा। मार्क्स इधर मत गवाओ प्लीज। जिसमें आपका दिमाग नहीं लगना ना, उसके मार्क्स पूरे ले लो। आपको कॉलेज के प्रैक्टिकल सीरियसली अटेंड करने, क्योंकि कॉलेज में आपको जो प्रैक्टिकल करवाएंगे उन्हीं में से आपको प्रैक्टिकल्स एग्जाम में आएंगे। आपको 100% नहीं समझा प्रैक्टिकल, लेकिन 60-70% समझ गया ना, फिर भी जो आपकी कॉलेज की प्रैक्टिकल एग्जाम होगी ना, वहां पे आपको हेल्प मिलेगी। आपको बिल्कुल नहीं पता है, मेरे एग्जाम पे मैं कॉलेज में प्रैक्टिकल सीरियसली अटेंड नहीं किया था, तो मुझे ट्यूनिंग फॉक वाला एक्सपेरिमेंट आया करने को, है ना। तो मैंने वो ट्यूनिंग फॉक को रबर पे कैसे मारना है मुझे पता ही नहीं था, तो मैं रबर पे इधर उधर ट्राई कर रहा हूँ, ट्यूनिंग फॉक वाइब्रेट ही नहीं कर रहा है। तो इस तरह से प्रैक्टिकल खराब हो जाता है बेटा। जबकि हम आपको कॉलेज में ना बहुत सारे टीचर सपोर्ट करते हैं प्रैक्टिकल्स के मार्क्स दिलवाने के लिए, इसीलिए आपको स्ट्रेस नहीं आएगा। लेकिन आपको प्रैक्टिकल आता है ना, तो आपको एग्जाम देने में बर्डन नहीं आएगा और आपको ये टेंशन नहीं रहेगा कि टीचर ने मेरे को मार्क्स दिया होगा नहीं दिया होगा। मेरी कॉलेज में तो अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली ऐसा था कि पीयून ने आके सारे रीडिंग्स हम लोगों को, हर एक बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट कर दी और हम लोग ने लिख लिए। ऐसा चलता रहता है, ये चीटिंग है आई नो, बट क्या करें, कॉलेज में चलता है। एक बड़ा एक्सपेरिमेंट होगा 1.5 घंटे का, एक छोटा एक्सपेरिमेंट होगा 45 मिनट का, तो ये दोनों मिला के आपको 15 मार्क्स दे देगा। आपके 30 में से आधे 50% मार्क्स यहीं पे मिल जाते हैं। वाइवा के लिए जो आपने टेस्ट दिया ना चैप्टर वाइज, उसी में से आपका कहीं ना कहीं वाइवा के लिए प्रिपरेशन होगा 5 मार्क का। जर्नल लिख लो 5 मार्क का, और एक्टिविटी जो होगी वो 5 मार्क की, तो आपके इस तरह से 30 मार्क का प्रिपरेशन हो जाएगा। तो प्लीज कॉलेज के प्रैक्टिकल सीरियसली अटेंड करें, इन 2 चीजों पे ध्यान रखें। और एक एडिशनल टिप आपका इंग्लिश भी है, आपको शायद आईटी, सीएस, इलेक्ट्रॉनिक्स, कोई और एक्स्ट्रा सब्जेक्ट होगा ना पीसीएम या पीसीबी को छोड़ के, साइकोलॉजी जो भी है, उसको साथ में प्रिपेयर करते रहे थोड़ा थोड़ा। मैं ये नहीं कह रहा हूं उसके ऊपर टाइम दो भाई, नहीं, हफ्ते में बस 2 घंटे निकाल लिए, सीएस का एक चैप्टर देख लिया, सीख लिया, समझ लिया क्या है क्या नहीं, या एक चैप्टर छोड़ 2-4 टॉपिक देख लिए, समझ लिए, कर लिए। कंप्यूटर साइंस आपका सब्जेक्ट है, आपने 8085 का डायग्राम 4-5 बार प्रैक्टिस कर लिया हफ्ते में 1 दिन निकाल के। दूसरे दिन आपने जेनेरिक माइक्रो प्रोसेसर का डायग्राम देख लिया, तीसरे दिन माइक्रो कंट्रोलर का देख लिया, चौथे दिन थोड़ा सी प्रोग्रामिंग के बारे में देख लिया। यही आईटी है तो थोड़ा बहुत कोडिंग, एचटीएमएल, ये वो थोड़ा बहुत कर लो यार। इससे क्या होगा, जो आपको बोर्ड एग्जाम के बाद में 15-20 दिन का गैप होता है, उसके बाद सीएस या आईटी की एग्जाम होती है, उस 15-20 दिन में आप सीईटी की प्रिपरेशन कर पाओगे, क्योंकि सीईटी बोर्ड एग्जाम के बाद मई में या सॉरी अप्रैल में आ जाती है भाई, 19-20 अप्रैल को। पहले थोड़ी लेट हुआ करती थी, अब अप्रैल में आ जाती है। आपको समय ही नहीं मिलेगा ना, अगर आप फरवरी में, अगर फरवरी के एंड से मार्च के मिड तक भी आपकी बोर्ड एग्जाम चली ना, तो सीईटी में आपको 1 महीना भी पूरा नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैं कह रहा हूं थोड़ा बहुत इसको प्रिपेयर करते रहो, ताकि आपको वो खराब ना हो। और प्रैक्टिकल एग्जाम में आपको सीएस, आईटी, इन सब की भी तो प्रैक्टिकल एग्जाम होगी ना, उस वक्त भी आपको मार्क्स मिल जाए। तो इन चीजों को ध्यान में रखो। जो बच्चे सीईटी, ये मैंने आपको बताया बोर्ड एग्जाम्स के बारे में, जो बच्चे सीईटी देने वाले 2026 में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दो आप सीईटी देने वाले, और मैं आप सभी को उसकी भी स्ट्रेटेजी बता दूंगा कि आप इस प्रिपरेशन में सीईटी को कैसे इंक्लूड कर सकते हो। क्योंकि सीईटी आखिरी के 1 महीने में पढ़ने की चीज नहीं है, सीईटी 1 महीने में नहीं होता है। सीईटी वैसी चीज नहीं है जो आप 1 महीने में प्रिपेयर करके कर लोगे। मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट सीक्रेट्स बताऊंगा, सीईटी एग्जाम के पेपर में क्वेश्चन कहां से आते, क्या आते, कैसे आते हैं, सीईटी की प्रिपरेशन कैसे बोर्ड्स के साथ करनी है, उसकी भी स्ट्रेटेजी बताऊंगा। ठीक है, इस चीज को ध्यान में रखना। बाकी मैं एक और इंपॉर्टेंट चीज आप सभी को बताना चाहता हूं बिफोर वी एंड दिस क्लास। मैं आप सभी को बताना चाहता हूं ये कि अगर आपको डाउट, देखो वैसे आपने ऑफलाइन कोचिंग तो ले ही ली होगी, लेकिन आप अपनी ऑफलाइन कोचिंग से सेटिस्फाइड नहीं है, तो आप हमारे वेदांतों के ऑफलाइन सेंटर्स पे जा सकते हैं। पीसीएमसी में, स्वर्ग गेट में, आंध में, सिंहगढ़ रोड पे, यहाँ पे हमारे सेंटर्स हैं, एंड दे आर अमेजिंग। आप एक बार जाके विजिट करो, आपको पता चल जाएगा अपने आप, मुझे बताने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, दे आर अमेजिंग। और आप अगर कंफ्यूज्ड हो नीट की एग्जाम के लिए, सीईटी की एग्जाम के लिए, जेईई की एग्जाम के लिए कहाँ से पढ़े,
तो हमारी तत्व बुक्स है, दिस आर दी बेस्ट बुक्स फॉर एंट्रेंस एग्जाम बेटा, क्योंकि इसका खास बात मैं आपको बताता हूं, इसमें आपको ये क्यूआर कोड वाली चीजें मिलती है, क्वेश्चन के सोल्यूशन वीडियो के थ्रू एक्सप्लेन किया, बस आपको स्कैन करना है, वीडियो से आपको सोल्यूशन दिख जाएगा। इसी के साथ में आपको कॉन्सेप्ट और उसको एक्सप्लेनेशन, कई बार बुक में रीड करके समझता नहीं क्या कॉन्सेप्ट है, तो उसका क्यूआर कोड स्कैन करो, वो कॉन्सेप्ट का वीडियो आपको दिख जाएगा, समझ लिया कॉन्सेप्ट, वापस बुक पे आ जाओ, ऐसे करके मिलेगा। और इसमें थियोरी कॉन्सेप्ट डिटेल में एक्सप्लेन किया, सॉल्व एग्जांपल, एक्सरसाइज 1 में ऑब्जेक्टिव बेसिक क्वेश्चंस, एक्सरसाइज 2 में नीट के पीवाईक्यूज या जेई की बुक्स लोगे तो जेई के पीवाईक्यूज, एक्सरसाइज 3 में एडवांस लेवल क्वेश्चंस होंगे। तो ये आपको बहुत हेल्प करेगा। आप देखो यहाँ पे आपको क्लास 11th की सिर्फ फिजिक्स की एक बुक है ना, क्लास 12th की भी फिजिक्स की एक बुक है, सोचो यहाँ पे 11th में 4 बुक्स, 12th में 4 बुक्स, टोटल फिजिक्स में 8 बुक्स। आप समझ रहे हो कि इस बुक में कितना सारा कंटेंट होगा। आपको कोई डीसी पांडे, कोई एचसी वर्मा, कोई बुक नहीं लेनी है, सिर्फ आपको ये बुक से काम हो जाएगा। सो दिस बुक्स आर अवेलेबल ऑन वेदांतु, सिंपली डिस्क्रिप्शन में लिंक है, देख लो वहां पे जाके, आपको बेस्ट बुक्स है भाई। बाकी लेना नहीं लेना आप एक बार ट्राई करके देखो, कोई एक सब्जेक्ट आपको पता चल जाएगा। ठीक है, बाकी मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, सीईटी के बारे में बात करेंगे, तब तक के लिए बाय, सी यू, टेक केयर।